तो आज जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में पढ़ना है। डिफ्लेटर के बारे में तो पिछली क्लास में बता दिया था, जीडीपी एंड वेलफेयर। तो बात ये है कि क्या जीडीपी के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि एक इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है? बिल्कुल हाँ, कह सकते हैं। जीडीपी बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन बात यह है कि उस ग्रोथ के साथ साथ क्या इकोनॉमी में वेलफेयर भी हो रहा है? इकोनॉमी का वेलफेयर मतलब इकोनॉमी का कल्याण हो रहा है, भलाई हो रही है इकोनॉमी की, सबके लिए काम हो रहा है इकोनॉमी में। ये एक बहुत बड़ा टेंशन है, या यूँ कह लो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करके बैठ जाता है। यही बात ही प्रॉब्लम। हम कह सकते हैं कि जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर का बढ़ने को शो करे, ऐसा जरूरी नहीं। क्या कहा जा सकता है कि जीडीपी का इंक्रीज होना doesn't shows the welfare increase। क्लियर? क्यों अगर ये बात बोली जा रही है तो क्यों बोली जा रही है, उसके कुछ रीजन दिए गए। जीडीपी मेजर कर रहे हैं तो उसमें एक्सक्लूड कर देते हैं द फॉलोइंग विच आर क्रिटिकल फॉर द ओवरऑल वेलबींग ऑफ सिटीजन। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको पूरा लिखोगे ज्यादा बढ़िया है। नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट जितना अंडरलाइन कर लूंगा। फिर से देखो, लिखा हुआ है जीडीपी मेजर एक्सक्लूड, मतलब जीडीपी कैलकुलेट तो कर रहे हो, कैलकुलेट करते वक्त इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है, इन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर दोनों अलग अलग टॉपिक बन गए। समझाना शुरू करूं? देखो, पहले आता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है कि भारत में या किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है। लेकिन इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल तो होता ही नहीं है, जिस वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहती है। हाँ, ये जो देखोगे कहोगे कि पर कैपिटा इनकम तो एवरेज बेस पे आता है। पर कैपिटा इनकम क्या है कि मान लो टोटल जो एक देश की अपनी जो टोटल जो है इनकम 1 लाख रुपए, इस देश में 10 लोग हैं तो हर एक का इनकम 10,000 रुपये हो रहा है। ये तो पर कैपिटा इनकम है, लेकिन वो एक्चुअल में इतना ही थोड़ी है। कोई होगा जो 90,000 कमा रहा है, बाकी के 9 10,000 रुपये कमा रहे होंगे, या कोई उसमें भी 5,000 कमा रहा है, कोई 500 रुपये, कोई 100 रुपये ऐसे कमा रहा है। सबका इनकम अलग अलग है ना, बट पर कैपिटा इनकम तो 10,000 आ रही है। तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम हमें क्या दिखा रहा है कि बिल्कुल बढ़िया अच्छी बात चल रही है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखेंगे तो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनएडिक्वेट है? may have significantly different income distribution। इनकम का एक्चुअल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो सकता है पर कैपिटा इनकम के ऊपर। और जब ऐसी बात होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जीडीपी और वेलफेयर दोनों अलग अलग है। वेलफेयर का मतलब क्या है, सबकी इनकम अच्छी खासी हो, और जीडीपी का मतलब क्या है, पर कैपिटा इनकम अच्छी। तो ये दोनों गैप आ गए ना, दोनों के बीच में गैप आ गया, इसका मतलब ये जो है बैलेंस बिगाड़ के चल रहा है।
समझ में आया? जीडीपी एंड वेलफेयर बिकम्स अनइक्वल। दूसरा पॉइंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स इन सिस्टम and process due to technological as well as managerial innovation which reflect true growth in output from year to year। किसी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर लेते हैं। हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो तो रहा है ना, किस वजह से हो रहा है? एंड प्रोसेस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज मैनेजरियल इनोवेशन। नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए मैनेजरियल इनोवेशन आ तो रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से क्वालिटी इंप्रूव हो रही है क्या? क्वालिटी इंप्रूव उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि एक्चुअल आउटपुट और इमेजिनरी आउटपुट के बीच में गैप आ रहा है। जीडीपी के अकॉर्डिंग क्या है चल रहा है? टेक्नोलॉजी चल रही है ना। जीडीपी के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी और उससे होने वाला प्रोडक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन वेलफेयर क्या बता रहा हमें? क्वालिटी। जीडीपी हमें क्वालिटी थोड़ी बता रहा है, ये तो क्वांटिटी बता रहा है और टेक्नोलॉजी बता रहा है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्वांटिटी तो बढ़ रही है, प्रोडक्ट की बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे क्या क्वालिटी बढ़ रही है? क्वालिटी बढ़ना ये एकदम अलग मैटर आ जाता है, जिस वजह से जीडीपी और वेलफेयर के बीच में गैप आ जाता है। टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए ना, टेक्नोलॉजी ज्यादातर क्वांटिटी के बढ़ता है। पीपीसी याद करो, बताया था उसको। टेक्नोलॉजी बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, क्वालिटी बढ़ेगा इसका कोई जरूरी बात नहीं है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हाई एंड वेराइटी के जो सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, HYV सीड्स, वो टेक्नोलॉजी की वजह से उसे इम्प्रूव किया गया, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है, क्वालिटी थोड़ी बढ़ रही है। क्लियर? तीसरा, प्रोडक्शन हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी। ऐसे प्रोडक्शन वर्क जो गवर्नमेंट अथॉरिटी से छुप के किए जा रहे हैं, ऑब्वियसली या तो टैक्स चुराने के लिए है ना, या फिर वो इलीगल एक्टिविटी है, जैसे कि ड्रग्स, गैम्बलिंग, ये सारे काम हो गए। क्लियर भी बात? तो ये सारे गवर्नमेंट भी, क्योंकि इनकी वजह से भी इनकम तो बढ़ रही है, इनकम तो जनरेट हो रही है, लेकिन वो इनकम जीडीपी में नहीं जा पा रही। और जीडीपी में नहीं जा रही तो वो कैलकुलेशन नहीं बन पा रही, इनकम नहीं बन पा रही है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं जा रहा तो वो इनकम नहीं बन पा रही है, इकोनॉमिक इनकम नहीं बन पा रही है। हाँ, इनकम तो वो भी है, लेकिन जीडीपी में नहीं जा रहा। गैस में जाएंगे आपको नीचे से आ रहा है। इसके बाद नॉन मार्केट प्रोडक्शन with a few exceptions and non-economic contributors to well-being, for example health of a country's citizens। देखो, नॉन मार्केट या नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, नॉन इकोनॉमिक का मतलब फ्री सेवा, कोई हॉस्पिटल है वो फ्री में ही सबका इलाज करता है, तो वो जीडीपी कैलकुलेशन में तो नहीं आ रहा, बट वेलफेयर का लेवल तो बहुत बड़ा जबरदस्त है।
कोई इंस्टीट्यूशन है फ्री में शिक्षा दे रहा है? हेल्थ कैंप। हाँ, हेल्थ चैरिटी। चैरिटी तो वो तो मनी के फॉर्म में ही है। अब जैसे मंदिर वगैरह है, मंदिर है और गुरुद्वारे वगैरह जो है फ्री में खाना खिलाते रहते हैं, उसके बदले पैसे तो ले नहीं रहे, तो वो इनकम की कैलकुलेशन में तो जा ही नहीं रहा। लेकिन वेलफेयर है कि नहीं है? वहां से जीडीपी नहीं दिख रही, लेकिन वेलफेयर है, एजुकेशन लेवल है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और अदर सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट में सिग्निफिकेंटली अफेक्ट वेल बीइंग लेवल। इसके बाद द disutility of loss of leisure time. We know that our things remaining the same. A country's GDP rises if the total 6 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते थे तो 600 रुपए कमाते थे। अब 8 घंटे कमा रहे हैं, 800 रुपए कमाते हैं। ये एक आदमी की इनकम के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर वही आदमी एक दिन में 10 घंटे कमाने लगा तो 1000 रुपए कमाने लगा। 12 घंटे कमा रहा है, सुबह 9 से रात 9 बजे तक, तो 1200 रुपए कमा रहा है। तो बात ऐसी है कि ये है इनकम। अब बताओ, इनकम बढ़ रही है इस पर्सन की? बढ़ रही है ना। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? जीडीपी राइज या जीडीपी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में है? क्या वाकई में जीडीपी ग्रोथ है? अरे घंटे का तो 100 इनकम बढ़ी है इसकी? नहीं, तो काम के अनुसार वैसा मिला, काम पहले था उतने के लाए। जीडीपी के बढ़ने का रीजन इनकम बढ़ना नहीं है। जीडीपी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इसने अपना टाइम, वर्किंग आवर्स बढ़ा लिए। अगर 6 घंटे के 600 मिल रहे थे, यही 6 घंटे के अगर 1200 मिल रहे होते, तब कहा जाता है कि ये जीडीपी बढ़ रहा है। ये इनकम बढ़ी, लेकिन किस वजह से? नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए, तो इसे हम जीडीपी ग्रोथ कैसे कहते हैं? बट ये फिर भी जीडीपी में काउंट हो जाता है। 1200 रुपये तो काउंट होगा। 1200 रुपये जीडीपी ग्रोथ दिखा दिया, लेकिन ये एक्चुअल में जीडीपी ग्रोथ है ही नहीं। क्लियर आई बात समझ में? इसी को कहा डिसयूटिलिटी। देखो, डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लीजर टाइम। जो हमारा लीजर यानी कि फ्री टाइम था, उसे हम डिसयूटिलिटी कर रहे हैं, उसे ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्लियर? आगे बढ़े, फिर आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन। ये साइंस के ऊपर है कुछ? इसके ऊपर है? ओहो, अभी तो है बाकी, पेज नीचे हुआ पड़ा था। लिखा ही कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना।
अगला है इकोनॉमिक बैड्स फॉर एग्जाम्पल, यानी इकोनॉमी में हो रही गलत कारनामे, Crime. जैसे कि क्राइम है, पॉल्यूशन है, ट्रैफिक कंजेशन है, एक्सेट्रा, विच मेक अस वर्स ऑफ। ये हमारे लिए वेलफेयर का काम तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, लेकिन जीडीपी में इनकी कैलकुलेशन आती है, आती है। किसकी आएगी? ट्रैफिक कंजेशन, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन नहीं है वो, पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन तो नहीं आता ना जीडीपी में, इधर भी होता है। नहीं आता, लेकिन ये हमारे वेलफेयर पे तो असर डाल रहा है। क्या Crime. क्राइम जीडीपी में क्यों आएगा भाई? जीडीपी में इनकम कैलकुलेशन होती है, हर देश में सब क्राइम कर रहे हो, क्राइम की कैलकुलेशन आएगी। इसके बाद वॉलंटियर वर्क एंड सर्विसेज रेंडर्ड विदाउट रेमुनरेशन undertaken in the economy, even though such work can contribute to social well-being as well as paid work. फ्री में ही काम कर रहे थे ना, जैसे मंदिर का या कोई इस तरह का आसपास का कोई काम हुआ, जैसे मैंने देखा है मंदिर वाले काम में तो फिर भी लोग जी चुरा के थोड़ा पीछे हट जाते हैं। सपोज मंदिर का कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, अनाउंसमेंट हो गया कि भाई मोहल्ले के मंदिर में कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, तो सब लोग अपना अपना जो भी योगदान बनता है मनी के रूप में देना चाहे ठीक है, नहीं देना चाह रहे तो जैसे कोई मिस्त्री है, प्लम्बर है, बिजली वाला है, अपनी फ्री सेवा देना चाहे तो दे सकता है, तो बहुत कम लोग जाते हैं, है ना, लेकिन चले जाते। तो जो लोग चले गए, जो लोग चले गए तो उन्होंने फ्री में ही तो काम करा, तो वेलफेयर तो हो गया, बट वो जीडीपी में नहीं गया ना। यही है जीडीपी और वेलफेयर के बीच में डिफरेंस। ये चीज मैंने देखा है, कुछ तो कम्युनिटी ऐसी हैं भारत में, मतलब हिंदुओं में, तो एकदम जोर शोर से काम में लग जाते हैं, जैसे राजपूत वगैरह, वो मंदिर वगैरह के और इन सब कामों में फ्री सेवाएं देना हो तो बहुत जोरों से लगे हैं। ब्राह्मण है, राजपूत है, ये सब। और कुछ जो होते हैं वो तो ऐसे जी चुरा के भाग रहे होते हैं जैसे कि उनसे उनका किडनी मांग ली। नहीं, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, इसमें अपनी मानसिकता की बात है। पैसे का मिल रहा है जिसमें पैसा हो। एक नॉर्मल सपोज करो कि कुछ नहीं, एक समरसेवर अगर लगवाना है मंदिर में ताकि लोग आए और अपना पूजा पाठ करते हैं, तो चंदा लेने अगर निकले तो लोग कहते हैं कल आना पंडित जी, परसों आना, आज पैसे नहीं है, 100 रुपये जेब में नहीं होते। और वही अगर गली में एक आ जाए 500 की 2 साड़ी पीछे, सीधे 5-6 साड़ियाँ खरीद लो। तो अपनी इच्छा अनुसार अगर कोई कुछ काम कर रहा है, वॉलंटियर वर्क कर रहा है, तो वो सोशल वेलफेयर में तो चला गया, लेकिन जीडीपी में नहीं जा पाया। इसके बाद मैनी थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टू आवर इकोनॉमिक वेलफेयर सच एज लीजर टाइम, फेयरनेस, जेंडर इक्वलिटी, सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिटी फीलिंग एटसेट्रा, ये सारी चीजें वेलफेयर में तो आ रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर में तो काउंट हो जा रहे हैं, लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं हो पा रहा है। ये तो सारे समझा ही दिए, है ना। फेयरनेस का मतलब गोरा सुंदरता, फेयरनेस का मतलब होता है सच्चाई, ट्रू एंड फेयर वर्क बोलते हैं ना। तो इसके बाद अगला पॉइंट है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज which are external or effects to that do not form part of market transaction। सारे वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो मार्केट ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं बनते हैं, तो वो सारे हमारे वेलफेयर का पार्ट बन जाते हैं।
क्योंकि मार्केट का पार्ट नहीं बने इसका मतलब वो जीडीपी का पार्ट नहीं है। देना मेरी बात, जीडीपी का पार्ट नहीं बनते हैं, लेकिन वो वेलफेयर का पार्ट जरूर बन जाते हैं। एक्सटर्नैलिटीज, अच्छा क्या है ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज? हमें फायदा हो रहा है तो किसी ने कुछ काम किया तो चलो उसने तो पैसा लगा के काम किया है ना, तो वो तो जीडीपी में काउंट हो जाएगा, लेकिन उसके किए गए काम के वजह से फायदा हमें भी मिल रहा है। जिसने पैसा लगाया ही नहीं, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दिया ही नहीं, जीडीपी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं दिया, लेकिन फायदा उसे मिल गया, है ना। लाइक रैन बसेरा, रैन बसेरा रैन बसेरा होता है कि लाइक धर्मशाला, किसी ने पैसा खर्च करके और लगा दिया, और धर्मशाला में लोग जो आए फ्री में आए, बैठे ना आए, जो करना करे, है ना। ऐसे ही बगीचा बना लेना अपना, किसी ने 300 गज जमीन खरीदी और उसमें 8-10 पेड़ अपने बगीचे, अपना क्योंकि उसका शौक था कि उसे पेड़ पौधे लगाने, तो उसने लगा दिए, ठीक है लगा दिया, क्या उसका फायदा दूसरे नहीं उठाएंगे? गाँव में लोग उठाते हैं, घुस गए किसी के बगीचे में, आम के बगीचे में घुस गए और पन्नी भर के आम भर लेकर आ गए घर। हम मम्मी पूछ के कहाँ से लाया, तो वो जो बगल वाले वो जो है रस्तोगी चाचा हैं, उनके बगीचे में घुस गए, खूब आम निकले थे, तोड़ तोड़ के लेकर आए। क्या उसके लिए पैसे दिए? नहीं दिए। फायदा हुआ? हो गया। ये पॉजिटिव एक्सटर्नल है। ऐसे ही नेगेटिव, दूसरे के किए कारनामों की वजह से नुकसान हमें झेलना पड़ता है, वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। जैसे धुआं निकलता है फैक्ट्री में, केमिकल रसायन निकलता है, सब बेकार वेस्ट निकलता है, ये सारे एनवायरनमेंट में जाके मिक्स हो जा रहे हैं। हमने तो कुछ नहीं किया, इवन देखो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं क्या? लेकिन सूंघ कौन रहा है? हम लोग, हमारी बॉडी में जा रहा है, क्यों? क्योंकि दूसरे ने किया, अब नुकसान किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। यहाँ देखो, द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्शन that makes us better off and production that only prevent us from becoming worse off. For example, defense expenditure such as on police protection. बात क्या है कि प्रोडक्शन जो हो रहे हैं that makes us better off, जिससे कि हमें अच्छा बनाया जा रहा है, and production that only prevent us. हाँ, कुछ तो ऐसे प्रोडक्शन होते हैं जो हमें बेटर बनाने के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्शन हो रहे हैं जो हमें बचाने के लिए होते हैं। जैसे डिफेंस का जो, जैसे एग्जांपल है पुलिस वगैरह का, इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस ड्यू टू इंक्रीज इन क्राइम मे इंक्रीज जीडीपी, बट दीज एक्सपेंसेस ओनली प्रिवेंट अस फ्रॉम बिकमिंग वर्स ऑफ। जो डिफेंस पे जो खर्चा हो रहा है, पुलिस वगैरह पे जो खर्चा हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है ताकि वो हमें क्राइम से बचा सके, और वो सारी चीजें जीडीपी में जा सकती हैं, यानी कि जीडीपी को बढ़ा सकती हैं, बट हो क्या रहा है कि वो सारे खर्चे सिर्फ इसलिए हो रहे हैं ताकि वो हमें प्रिवेंट कर सके, यानी कि डिफेंस में किया जाने वाला खर्चा जीडीपी में चले जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा रहा है, वो हमें प्रिवेंट करने जा रहा है। यानी वेलफेयर तो हो रहा है, जीडीपी नहीं बढ़ रहा है। However, no reflection is made in national income of the negative impacts of higher crime rates. क्राइम रेट्स के बढ़ने का हमारी जीडीपी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है? क्राइम रेट बढ़ रहा है तो उससे हमारी जीडीपी पे नेगेटिव असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। As another example, automobile accidents result in production of repairs. गाड़ियां भिड़ती रहती हैं,
इस वजह से स्पेयर पार्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आउट ऑफ मेडिकल सर्विस आउटपुट ऑफ medical services, insurance and legal services, all of which are production included in GDP just as any other production। अच्छा, ये सारी सर्विसेज भी तो बढ़ जा रही हैं। हाँ, बढ़ रही है ना ये सारी चीजें। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि वो एक प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन वेलफेयर हो रहा है उससे। जीडीपी तो बढ़ गया, एक जीडीपी बढ़ गया। किससे बढ़ा? अगर स्पेयर पार्ट्स बढ़ रहे हैं, यूं समझो कि एक्सीडेंट हुआ, स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू, सर्विस मेडिकल का बिजनेस शुरू, इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू, है ना, वकीलों का बिजनेस शुरू, इनकम होगी ना। हाँ, क्यों? क्योंकि ये एक इवेंट हो रहा है, बिल्कुल वो सारी चीजें जुड़ जाएंगी। तो ये एक्सटर्नैलिटी बन गया ना, ये एक की वजह से ये सारे चल पड़े। ये पॉजिटिव होगा ना, ये पॉजिटिव, लेकिन वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नेगेटिव है ना। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल चाहता है कि खूब एक्सीडेंट हो, इंश्योरेंस वाले चाहते हैं गाड़ियां ठुके ही नहीं, लोग बस डर में जिए। अगर इंश्योरेंस क्लेम देने लग गए तो आउटफ्लो हो जाएगा ना उनका। तो बस वो ये चाहेंगे कि लोग इन एक्सीडेंटों से डरें, देखें और डरें। लीगल सर्विस वाला चाहता है, यानी वकील चाहता है कि खूब एक्सीडेंट हो, खूब लड़ाई झगड़े, समझ में आ रहा है? और हम क्या चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। यही आता है ना मन में कि काश एक ऐसी दुनिया हो जाए जिसमें ना लड़ाई झगड़ा हो, ना एक्सीडेंट, ना खून खराब हो, कुछ ना हो, कि भाई शांत दुनिया चलेगी, है, सतयुग का जीवन आ जाएगा। सतयुग का आया तो ये सारे बिजनेस तो डाउन हो जाएंगे। ये थे जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में। देखो आगे, लिमिटेशंस देखें। अगर आप नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन अगर कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कौन इसमें क्या कुछ कमियां हैं, क्या ऐसे चैलेंजेस है जो हमें फेस करने हैं। चैलेंजेस मतलब कि चुनौतियां, क्या क्या चुनौतियां हैं जो हमें फेस करने को पड़ सकती है। कैलकुलेशन ना, हाँ। जब नीचे कुछ ये फॉलोइंग आर द जनरल डिलेमास, डिलेमास मतलब कंफ्यूजन इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कुछ बातें दे ही दी हैं तो देख लेते हैं इनका। देयर आर मैनी कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज रिलेटेड टू मेजरमेंट विच आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व सच एज। पहला, लैक ऑफ एन अग्रीड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की एक ऐसी डेफिनेशन जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, उसकी करनी है। ठीक है। दूसरी बात, एक्यूरेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, तभी ना हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे।
हमारा अकाउंट चेंज जाएगी। इंटरमीडिएट गुड्स को तो लेना ही नहीं है, केवल फाइनल गुड्स को लेना है। अब बात यह है कि एग्जैक्टली फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो पता बनना बड़ा मुश्किल होता है। नॉर्मल भाषा में तो तुम समझ ही लेते हो, है ना? एकदम एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं बताया गया, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसमें वैल्यू एडिशन किया है, इसमें नहीं किया, तो डिफरेंस आ गया, एग्जैक्ट नहीं है। अगला, इशू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट एक बड़ा लोचा है। 12th में भी जब तुम लोग नेशनल इनकम पढ़ते होगे तो वहाँ ट्रांसफर इनकम आती भी, उससे सब मना करवाए, ये मतलब। फिर बाद में पता चला कि जब पर्सनल इनकम देख रहे हैं तो उसमें ट्रांसफर इनकम लेनी है ना? तो कभी इसे लेना है, कभी नहीं लेना है, तो ये जो है कभी कभी बड़ी दिक्कत देता है। इसके बाद सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं, जो लंबे समय तक टिकते हैं, उन्हें खरीदा तो एक ही बार जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल तो बार बार हो रहा है ना? यानी कि खरीदा एक बार तो जीडीपी उसमें आगे कैलकुलेशन। अब उसका अगर हम इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उससे हम बार बार इकोनॉमी में यूटिलाइज कर रहे हैं। प्रोडक्शन करने का मतलब है, यानी कि गुड्स खरीदने का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ सच गुड्स इन दैट ईयर। जिस साल का हमने नेशनल इनकम निकाला है उस साल उस खर्चे को हमने यूटिलाइज कर लिया। तो जब खर्चे को यूटिलाइज कर लिया तो एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम आ गया। लेकिन अगले साल भी तो वो कमोडिटी मौजूद रहेगी, लेकिन अगले साल के एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंडिचर तो जा नहीं पाएगा, तो जीडीपी तो डाउन हो गया। आ रही है ना मेरी बात समझ? एक्सपेंडिचर मेथड समझ में के अकॉर्डिंग समझ में आ रही बात? जैसे 2 लाख का कोई मशीन खरीदा तुमने, जिस वक्त खरीदा तो तब वो जीडीपी के उसमें कैलकुलेशन में तुमने 2 लाख रुपए डाल दिए एक्सपेंडिचर में, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए दिखा दिया, कोई बात नहीं, तो वो जीडीपी कैलकुलेशन में आ गया। लेकिन वही 2 लाख वाला प्रोडक्ट अगले साल भी तो वो अवेलेबल है तुम्हारे पास, है ना? लेकिन अगले साल का एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे तो वहाँ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 2 लाख रुपए थोड़ी दिखाओगे, नहीं दिखाओगे ना, क्योंकि उसे पीछे दिखाई दिया है। तो ये चीज बड़ी दिक्कत है। इस वजह से अगले साल का जीडीपी डाउन हो जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। एक्चुअल में तो प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है, हम उसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं और अच्छा खासा काम भी निकाल रहे हैं उससे। क्लियर हो रही है ना पॉइंट है? डेप्रिसिएशन लगता है तो वो जो डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो एक्सपेंडिचर मेथड में थोड़ी चला गया। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन है। फाइनल का मतलब तो दोबारा इस्तेमाल ही नहीं कर। अगला, डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक बराबर किया जाए, इसमें बड़ी डिफिकल्टी है ना? सबका अलग अलग है, लेकिन नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए मान के चलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक बराबर है, ये मान के चलना पड़ता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड्स एट कांस्टेंट प्राइस। रियल और नॉमिनल जीडीपी का याद करो, है ना? याद आया रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी? तो रियल जीडीपी क्या कहता है कि प्राइस लो करंट बेस ईयर वाला, है ना? बेस ईयर प्राइस। और नॉमिनल जीडीपी कहता है कि करंट ईयर का प्राइस लो। तो ठीक है, हमारा बेस ईयर आज से 20 साल पहले था, 20 साल बाद भी वही थोड़ी रहेगा, वैल्यू तो बढ़ेगी ना। तो उस हिसाब से करंट ईयर का प्राइस लेना ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम लेते क्या है? बेस ईयर। तो ये जो है समझ लेंगे, वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड एट कांस्टेंट प्राइस। नए गुड्स को, यहाँ जो नया गुड्स बनाया उसे इसी प्राइस पे वैल्यूएट कर देते हैं। 30 साल पहले दूध 15-16 रुपए लीटर मिलता था, राइट?
आज भी मिल्क का प्रोडक्शन करे और वही 16 रुपए लीटर के हिसाब से दाम देखने लगे तो गलत होगा कि नहीं होगा? बहुत गलत। आज दूध 65 से 70 रुपए लीटर है, तो हमें आज का प्राइस लेना ज्यादा बढ़िया है ना ये। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट की सर्विस को वैल्यूड करना बड़ा मुश्किल है, तो क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज तो गवर्नमेंट फ्री में देती है, कईयों को कंसेशनल रेट पर देती है, कभी कभी तो काफ़ी चीज़ें जो है कम ही कर देती है, प्राइस वगैरह कम कर दिया या राशन वगैरह दे दिया। तो गवर्नमेंट के जो सर्विसेज हैं उसको वैल्यूड करना बड़ा मुश्किल है नेशनल इनकम। डन। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त, क्या चुनौतियां देखने को मिल रही हैं? तो inadequacy ऑफ डाटा एंड लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ अवेलेबल डाटा। जो डाटा है वो इनएडिक्वेट है, मतलब पूरी तरह से डाटा अवेलेबल भी नहीं होता, और जो हो भी जाता है वो जरूरी नहीं है कि वो रिलायबल हो, काम लायक हो। समझे? अगला, प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर। जो नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स हैं जहाँ ज़्यादातर मनी का इस्तेमाल होता ही नहीं है, वो सब यहाँ नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में आ ही नहीं पाते हैं, फिर ये भी एक चुनौती ही है। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करना, ये भी नहीं आ पाता ना। वैल्यू एडिट बताते हैं उसे भी भूल जाता है। वैल्यू, अरे कुछ चीज़ें जिनको हमने रॉ मटेरियल खरीदा है ना, लेकिन अगर कुछ जो हम खुद ही अपने घर में बैठ कर जैसे वेस्ट से ही बना देते तो हम उसे थोड़ी वहाँ पर दिखाएंगे, जुगाड़बाजी करके ही बना दिया तो हम उसे नेशनल इनकम में थोड़ी दिखा देंगे। इसके बाद absence ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम ड्यू टू इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। काफी लोग तो इलिटरेट है, काफी जो ध्यान भी नहीं देते हैं और क्या कर लेते हैं, इनकम को रिकॉर्ड करने से एब्सेंट करते ही नहीं रिकॉर्ड। तो जब रिकॉर्ड नहीं किया तो जीडीपी भी नहीं आ पाता, नेशनल इनकम काउंटिंग नहीं हो पा रहा। अगला, लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन यानी कि काम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना, अगर अच्छे से कर रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ अच्छे से हुआ ही नहीं। कुछ ऐसे इनकम है जो इस सेक्टर में भी आ रहे होंगे, और बिजनेस ऑक्यूपेशन इस सेक्टर में भी आ रहा होगा और उधर भी दूसरे सेक्टर में भी आ जाता होगा, तो इसलिए यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। फिर है एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली कितना लग रहा है, ये एक्यूरेट निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, पता ही नहीं लग पाता कि कितनी है। तो हम अंदाजा लगाते हैं कि 10%, 12%, 15% डेप्रिसिएशन है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं चल। खत्म। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया जीडीपी एंड वेलफेयर, लिमिटेशन एंड प्लस चैलेंजेस। डन।